पे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है परमाणु की संरचना, है ना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको ये बता दूं ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी, देखो सुनना बहुत जरूरी है कि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए और रिलायंस सर ने क्यों बोली, है ना। तो समझते हैं परमाणु की संरचना। ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर से 12th फिजिक्स में 3 नए चैप्टर बनेंगे, तो आपको बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है ना। तो शुरू करें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना क्या है, समझते हैं किन किन साइंटिस्टों ने योगदान दिया, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई। ये सारी बातें होंगी आज के इस लेक्चर में, सही बात है। और इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले क्यों ना हम थोड़ा पीछे जाएं। और आपने अभी कुछ दिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी जिसमें आपने पढ़ा था कण, है ना। कणादृषि द्वारा दिया गया था, बाद में इसको डाल्टन ने समझाया जिसे आपने परमाणु का सिद्धांत बोला था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये सारी चीजें आपने पुराने वाले हमारे लेक्चरों में देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, देख लेना। अब जिसने नहीं देखी उसके लिए भी मैं एक क्विक बूस्टर बना देता हूं। क्विक बूस्टर ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए हम कोई भी पदार्थ लेते हैं, है ना, कोई भी पदार्थ, ठोस ले लो, द्रव्य ले लो, गैस ले लो, किसी भी प्रकार का पदार्थ ले लो। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं लोहा, है ना। अब आप लोहे को काट रहे हो, कब तक काट सकते हो, मतलब ये एक लोहा है, आपने इसे काटा, पहले आप इसके 2 भाग बनाओगे, फिर 4 बनाओगे, फिर 8 बनाओगे, ऐसे बनाते बनाते काफी सारे छोटे छोटे भाग बना लोगे। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो लोहे के इतने बारीक कण हो जाएंगे कि आप उन कणों को और अधिक छोटा नहीं कर सकते। आप उन कणों को और अधिक छोटा नहीं कर सकते और उन छोटे कणों को हम बोलते हैं परमाणु। हम उन छोटे कणों को क्या बोलते हैं, परमाणु, है ना। अब परमाणु के बारे में डाल्टन ने यह कहा कि ये जो परमाणु है, ये जो सबसे छोटा कण है, हमने यहां बहुत बड़ा बनाया, ये इतना छोटा होता है कि मनुष्य की ज्ञान इंद्रियां डायरेक्ट इसे नहीं देख सकती। ये वाली बात आचार्य जो हमारे महर्षि कणाद है उन्होंने बताई थी। तो ये जो परमाणु है, यार ये ना मेरे पैर में लग रहा है, चलो कोई नहीं, अपन इधर करते हैं। तो ये जो है ये अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। ये किसने बोला, डाल्टन ने बोला, अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है। अच्छा, ये 1800 सन के आसपास की बात है, जो बातें हो रही है, टाइमलाइन आपको याद रखनी है कि ये 1800 के जो पहले साइंटिस्ट थे उनका ऐसा मानना था। उस समय की ये बात है, 1800 ईसा पूर्व की जो बात है, उसके पहले के मतलब ये शुरू से थी, बुक में भी आप देखोगे 400 ईसा पूर्व से इन सब चीजों पे शोध चल रही थी, परंतु 1800 के पहले के जो थे हमारे साइंटिस्ट, जिनमें नाम आता है डाल्टन का, 1808 में इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत दिया था, मॉडल के बारे में बात नहीं कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। सभी परमाणु, सभी तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, उनका भार एक समान होता है, अन्य तत्वों की तुलना में वो अलग अलग होते हैं। ये लेक्चर आप देख लेना, बहुत डिटेल पे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी फील्ड में एग्री और डिसएग्री वाला कॉन्सेप्ट हमेशा से चलता है, एग्री और डिसएग्री। कुछ लोग किसी की बातों से एग्री कर जाते हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर जाते हैं। अब 1808 के बाद में विज्ञान में थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, आगे चले। देखो मैं इसे टाइमलाइन के हिसाब से ही तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज द रीजन इज ये चैप्टर जो है थोड़ा सा कठिन लगता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, परंतु यदि ये चैप्टर समझ में आ गया तो आप केमिस्ट्री में भी महारत हासिल कर लोगे और फिजिक्स में तो कर ही लोगे, ठीक है। तो 1808 के बाद में जब शोध चालू हुए तो उस समय अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग क्षेत्र पे प्रयोग कर रहे थे। उसी समय हम बात करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसका आपकी एनसीईआरटी में जिक्र है, फैराडे।
फैराडे को आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, काफी सारी चीजों पर इन्होंने काम किया है। तो वहीं पर जब हम बात करें वैद्युत अपघटन, अब आप बोलेंगे सर वैद्युत अपघटन क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं रसायन विज्ञान पे जा रहा हूं, मतलब 12th के और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जा रहा हूं। तो वैद्युत रसायन एक ऐसी प्रक्रिया है, वैद्युत रसायन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विलयन के अंदर दो इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, जस्ट लाइक दिस। इमेजिनेशन करने से अच्छा आप लोगों को डायग्राम से समझाया जाए। देखो, मैं एक साइंटिस्ट की सोच कैसी हो सकती है उस समय की, क्योंकि फैराडे एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी सारे प्रयोग किए। तो ऐसे करके उन्होंने, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, दोनों के कलर अलग अलग होते हैं। अपन क्या करते हैं, यहां पर एक विलियन बना लेते हैं। ये देखो, ये हमारा विलियन है। और अच्छा, ये वैद्युत रसायन में भी पढ़ाने वाला हूं मैं 12th में, कल से चालू हो जाएगा। तो ये जो है एक वैद्युत अपघटनी सेल है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीछे का जा रहे हैं अपन, वैद्युत अपघटनी सेल। हेलो बेटा, हेलो 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 किरण, हेलो। एक वैद्युत तो उन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करी, और उस समय क्या हुआ कि जैसे कि जल है ना, जल और NaCl यहां पर रहा होगा, वैद्युत अपघट्य जो वो NaCl। तो उन्होंने ये देखा कि जो प्लस चार्ज था उस ओर से कुछ गैसें निकलने लगी, और जो माइनस चार्ज है उस ओर धातु के कुछ कण जो है वो चिपकने लगे। अर्थात यहां पर Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन जो है वो बनने लगे। तो उनके दिमाग में और भी चीजें, अब साइंटिस्ट कैसे सोचता है इस पर थोड़ा, उन्होंने ये प्रयोग कहां पर किया बेटा, ये प्रयोग किया विलियन में, है ना। ये प्रयोग जो है विलियन में किया। फिर उनके दिमाग में शायद कुछ चीजें आई होंगी, उन्होंने इस प्रयोग को गैस में करने की सोचा। अब गैस के लिए क्या करना होगा, गैस के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसी संरचना बनानी होगी, है ना। कुछ इस प्रकार से आपको संरचना बनानी होगी, ऐसी ऐसी कुछ संरचना बनानी होगी, यहां पर रखना होगा। ये कैथोड नलिका वाला जो प्रयोग है, इसके लिए कच्चा मटेरियल जो प्रोवाइड किया था वो फैराडे नहीं किया था। हालांकि बाद में उनकी डेथ हो गई, उन्होंने पूरा निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। फिर जे थॉमसन आए, उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया और उन्होंने निष्कर्ष निकाल के बताया। परंतु बुक में जैसा बोला गया है कि फैराडे के कुछ प्रयोगों से उन्हें एक प्रेरणा मिली कि कैसे इसे आगे पोर्टे किया जाए और कैसे और इसे अच्छे से समझाया जा सके, है ना। तो यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज, तो ऐसा उन्होंने प्रयोग किया होगा। परंतु बाद में जे थॉमसन ने निर्वात नलिका, इन्हें वो कैथोड नलिका या निर्वात नलिका कहा गया था, और इन पर प्रयोग किए। इन पर क्या किया, ऐसी नलिकाओं में प्रयोग किए। फैराडे ने इसे तैयार किया, परंतु इसके बाद में जे थॉमसन ने और भी बहुत सारे प्रयोग करके सिद्ध करवा दिया। जे थॉमसन ने प्रयोग कराया, यहां पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, मतलब कुछ तो आयन बना। इससे फिर प्रयोग कहां गया, वायु में। फिर वायु से कहां गया, निर्वात में। तो निर्वात नलिकाओं में जे थॉमसन ने प्रयोग किया, और उन्होंने ये देखा कि कुछ किरणें जो है वो एनोड से कैथोड की ओर जा रही है ना, ऐसा उन्होंने देखा। और उन किरणों को उन्होंने कैथोड किरणें कहा, मतलब माइनस आयन से प्लस आयन की ओर, है ना, ये लिखा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ऋण आयन से धन आयन की ओर जाने लगी, यही वाली बात आपकी बुक में लिखा है कि यहां से धन आयन से ऋण आयन की ओर ये नलिकाएं जाने लगी। यहां पर कैथोड पर वैद्युत अपघटनी सेल पे माइनस चार्ज होता है और एनोड पर प्लस चार्ज होता है। तो किरणें इस ओर जाने लगी, इस कारण से इस नलिका को बोला गया कैथोड नलिका। देखो, अभी नॉर्मल ब्रीफिंग दे रहा हूं मैं, जब आगे और पढ़ाऊंगा तो और अपन विस्तृत रूप से बात करेंगे। जस्ट ब्रीफ है इस चैप्टर की। तो यहां पर एक बात निश्चित हो गई कि परमाणु जब अविभाज्य कण है, तो ये Cl पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, या ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो किरण दिख रही थी ये क्या थी, ये कैसे कण थे, ये माइनस से धन की ओर क्यों गए। ऐसे कुछ क्वेश्चन निकले हुए साइंटिस्ट के दिमाग में। तो यहां पर फिर बात ये आई कि भाई साहब, परमाणु जो है
परमाणु जो है वह भी कुछ कणों से मिलकर बना है, उसमें भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और उन पार्टिकल को हमारी बुक में अपरमाणविक कण बोला गया है। ये लिखा है आपकी अब परमाणविक, क्या लिखा है? अब, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, अब परमाणविक कण, अब परमाणविक कण, है ना। उन छोटे छोटे पार्टिकल को अब परमाणविक कण कहा गया। अब ये अब परमाणविक कण की जो रेस है वो साइंटिस्टों के बीच में चली। मतलब अब कोई एक व्यक्ति कोई नई चीज खोजता है तो उसके बाद में दूसरा भी तो सोचता है ना कि मैं ये करूंगा। तो इसके बाद में अपरमाणविक कणों को खोजने की एक रेस लग गई, उनके बारे में जानने की साइंटिस्टों के अंदर पर रुचि बढ़ी। पता नहीं लाइव स्ट्रीम को क्या हो गया, क्यों रुक गई, क्या समस्या आ गई। लेट्स सी, आई होप इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन तो स्टेबल है, मेरी लाइव स्ट्रीम रुकी हुई है, पता नहीं बाकी उधर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे बेटा कि लाइव स्ट्रीम सब कुछ ठीक है। हाँ, सब तो इधर तो चल रही है। तो यहां पर रेस लगी और सबसे पहला प्रयोग जो है वो किया जे थॉमसन ने। आज मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा, जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, ठीक है। जे थॉमसन ने अपना सबसे पहला परमाणु मॉडल जो है वो पेश किया और उन्होंने बताया कि परमाणु ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं, थिंक करते हैं और उसके बाद में लिखते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है यार लाइव स्ट्रीम में, क्यों अटक गई है। चैट डिसकंटिन्यू, प्लीज वेट टू रिकनेक्ट। मे भी सर्वर का इश्यू होगा, हो सकता है दोबारा कनेक्ट हो जाए, है ना। हाँ, हो गई है कनेक्ट, चलो बढ़िया। फिर उसके बाद में जब जे थॉमसन ने प्रयोग किया अपना, तो इसी प्रयोग के बाद में AR मिलिकन ने भी प्रयोग किया, आपके RA मिलिकन ने भी प्रयोग किया, जिसे तेल बूंद प्रयोग किया जाता है ना, जिसे क्या कहा जाता है, तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन प्रयोग, चलो AR मिलिकन ही नाम होगा, मैं थोड़ा बहुत यदि ऊपर नीचे हो जाऊं तो मिलिकन प्रयोग लिखा है आपकी बुक में। मिलिकन ने प्रयोग किया और उन्होंने ये स्पष्ट बता दिया कि परमाणु का भार और उस पर आवेश कितना होता है। इन्होंने द्रव्यमान प्रतिशत बता दिया था, आवेश प्रतिशत जो है, आवेश द्रव्यमान अनुपात जो है वो जे थॉमसन ने बता दिया था। दो चीजें क्लियर हो गई थी, एक परमाणु का मॉडल और दूसरा आवेश द्रव्यमान प्रतिशत जे थॉमसन के द्वारा। इसी सिद्धांत को और थोड़ा सा रिफाइन किया AR मिलिकन ने। उसके बाद में जे थॉमसन के बाद में जो अगला परमाणु मॉडल आया वो आया रदरफोर्ड का। बिल्कुल टाइमलाइन समझना आप लोग, रदरफोर्ड इनके हिसाब, अच्छा मैं अभी थोड़ा, अपन जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो मैं समझा दूंगा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। अभी अपन नॉर्मल ब्रीफिंग कर रहे हैं। फिर आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। फिर रदरफोर्ड के बाद में जो परमाणु मॉडल आया वो आया बोर का। ये सभी क्या बता रहे थे कि परमाणु एक्चुअली दिखता कैसे है। मॉडल से मेरा तात्पर्य यह है कि परमाणु जो है वो एक्चुअली होता कैसे है, इन्होंने मॉडल द्वारा समझाने की कोशिश करी। इसी दौरान पे और भी बहुत सारे साइंटिस्टों का जिक्र आपकी बुक में है। जब बोर अपना प्रयोग कर रहे थे उसी दौरान परमाणु को कुछ साइंटिस्टों ने कण बोला और कुछ साइंटिस्टों ने तरंगे बोला। कुछ साइंटिस्टों ने क्या बोला कि परमाणु एक कण है, और ये उन्होंने नहीं बोला, उनके प्रयोग ने बोला कि परमाणु एक कण है, और कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि परमाणु एक तरंग है, और ये उनके प्रयोगों ने भी सिद्ध करके बताया। अब इन दोनों के बीच में काफी हद तक डिबेट चली, इसको लोग मानने को तैयार नहीं थे, और जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो बाद में यह कहा गया कि परमाणु जो है वो तरंग भी है और वो कण भी है। परमाणु जो है वो तरंग भी है और वो कण भी है, जिससे रिलेटेड आप 12वीं में एक चैप्टर पढ़ोगे, द्रव्य की दैत्य प्रकृति, ठीक है। और साथ ही जब ऐसी बात करी गई, अच्छा इसे बताने का कारण भी
हम बता दें कि जब बोर मॉडल आया इसके बाद में कुछ और भी साइंटिस्ट आए जिनमें नाम आता है पाउली का, और फिर नाम आता है हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये सारी बातें अपन धीरे धीरे करके समझेंगे। अब जब ये सारी चीजें हो गई, जब ये सारी चीजें हो गई बेटा धीरे धीरे करके, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और ये सारी चीजें आ गई, तो इसके बाद में कोई साइंटिस्ट जो है वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा। फिर जब और धीरे धीरे रिसर्च डेवलप हुई तो फाइनली एक नए निष्कर्ष पे लोग पहुंचे, साइंटिस्ट पहुंचे कि अब हम जो है वो बनाएंगे परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। क्या पढ़ेंगे हम? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। और ये मॉडल हम आज तक पढ़ते हैं, और ये मॉडल हम आज तक पढ़ रहे हैं अभी तक, और इसी के अनुसार सारी केमिस्ट्री की नींव रखी गई। इसी के आधार पर हम आगे देखेंगे कि अणु कैसे बनते हैं, एक द्रव्य में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कैसे उनका भार होता है, कैसे वो घूमते हैं, क्या उनकी स्थिति होती है। ये सारी बातों का वर्णन हमें परमाणु क्वांटम यांत्रिकी मॉडल बताता है। और परमाणु क्वांटम यांत्रिकी जो मॉडल है, अच्छा मैंने बहुत आगे बता दिया है ना, हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। परमाणु यांत्रिकी मॉडल की जब बात करेंगे तो काफी सारे साइंटिस्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हुंड देखने को मिलेंगे, पाउली देखने को मिलेंगे, आप बाहु देखने को मिलेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान देकर इस परमाणु मॉडल को डेवलप किया, जिसके आधार पर आप इस पूरे चैप्टर को समझोगे। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ हम ये जानेंगे कि एक परमाणु कैसा दिखता है, उसके गुण कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन से अब परमाणविक कण पाए जाते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी खोज किसने की, इन पर आवेश कैसा होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, कहां पर होते हैं, इनको मिलाने पर क्या बनता है, ये सारी बातें। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। तो ये सारी बातें जो हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, आई होप मैंने आपको एक जनरल ब्रीफिंग जो है इस चैप्टर की दे दी है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर एक्चुअली होने क्या वाला है। सही है, सही बात है। यदि आ गया होगा तो फटाफट से जरा कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ताकि अपन आगे बढ़ें और लिखें कि क्या है भैया इस चैप्टर की कहानी। और थोड़ा लंबा चल सकता है ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा चल सकता है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक 1। मैंने आपको एक जनरल ब्रीफिंग दे दी, और सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे। जो आपको समझना है वो है अब परमाणविक कण की खोज। क्या लिखेंगे आप? अब परमाणविक कणों की खोज। फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा। अब जो बच्चा लेट ज्वाइन हुआ होगा उसे आप परमाणविक कण के बारे में नहीं पता, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। चलो आ गया। थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया कि आप सभी को पता है कि किसी भी द्रव्य का सबसे अविभाज्य सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु होता है। ये वाली बात किसने कही थी? ये वाली बात कही थी डाल्टन, है ना। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो 1808 में आ चुका था। उसमें सबसे पहली लाइन यही लिखी गई थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है ना। ये गलत है, मतलब आपसे ट्रू एंड फॉल्स में आएगा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, सही है या गलत है। तो आप लिख देना कि नहीं, अब परमाणु जो है वो विभाज्य हो सकता है, हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं उसमें। तो अविभाज्य कण मान लिया गया था।
परंतु जैसे जैसे प्रयोग हुए ये वाला जो खंडन है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये गलत साबित हो गया। ये क्या साबित हो गया? गलत। और गलत इसलिए साबित हो गया कि परमाणु का विभाजन हो गया, अर्थात परमाणु भी कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। परमाणु के अंदर भी कुछ छोटे छोटे कण हैं। अब उन कणों के बारे में थोड़ा सा अपन जिक्र कर लेते हैं ना। सबसे पहला कण जिसे खोजा गया, सबसे पहला कण जो है जिसे खोजा गया, उसका नाम है बच्चा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला जो कण है जिसे खोजा गया उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा जो कण खोजा गया उसका नाम है प्रोटॉन, और तीसरा जो तत्व खोजा गया उसका नाम है न्यूट्रॉन। सही बात है। अब जरा खोजकर्ताओं पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा किसने खोजा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कैसे करी थी, क्या योगदान था, इन सब बातों पर अपन जिक्र करेंगे। प्रोटॉन की खोज की थी जेम्स गोल्डस्टीन ने। आपकी बुक में नहीं है ये, परंतु फिर भी मैं लिखवा देता हूं, गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। जैसे कैथोड नलिका थी वैसी ही एनोड नलिका का प्रयोग करके इन्होंने इसकी खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ये रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे, उन्हीं के साथ रिसर्च करते थे, उन्हीं के द्वारा जो है। हालांकि ये बात रदरफोर्ड ने क्लियर कर दी थी कि परमाणु का अधिकतम भाग जो है वो उसके केंद्र पर होता है, उसके नाभिक पर होता है। और बाद में जब रिसर्च करी, चैडविक ने अपने अनुसंधानों को खोजा, रिसर्च पेपर पब्लिश किए और खोज करी काफी सारी, तो उन्होंने ये पाया कि नाभिक के अंदर पे दो टाइप के अपपरमाणविक कण होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। आज भी हम जब भी हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक भी शब्द इधर से उधर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ये आपको 11th में, तिमाही परीक्षा में, 6 परीक्षा में और 12th में कहीं ना कहीं आपको पूछेगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, लिखिए। परमाणु क्रमांक क्या है, लिखिए। ये सारी बातें आपको तब ही समझ में आएगी जब आप इन लेक्चरों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनोगे, समझोगे। आपका ध्यान, देखो मैं बता रहा हूं, यदि आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी मेरी स्ट्रीम देखो या किसी की भी स्ट्रीम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा फोकस, है ना। थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ा सा हटके बात कर रहा हूं मैं। आप कोई एक ऐसा स्थान बनाइए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप पढ़ाई के लिए बैठे हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। इवन मैं तो कहता हूं बाकी के जो सोशल मीडिया ऐप है उनकी नोटिफिकेशन भी बंद कर दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। कॉपी किताब लो, एक बार लेक्चर देखो, एक बार पूरी राम कथा सुनो और दूसरे बार में लिखो, है ना। तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री या कोई भी विषय जो है, यदि आप पहली बार उसे पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। यदि मैं आपको किसी काम को करने के लिए दूं और बोलो कि आपके लिए बिल्कुल ही नया है, तो आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। परंतु जब आप उसे मैं दूसरी बार आपको करने के दूं तो हो सकता है आप बहुत अच्छा कर लो। तो सिमिलरली यहां पर भी है, आप एक बार में किसी चीज को नहीं समझ सकते, कुछ चीजें टाइम लेती हैं, इट्स टेक टाइम। तो दो उसे टाइम। मुझे भी एक बार में समझ में नहीं आई थी केमिस्ट्री, किसी को नहीं आती, तो बिल्कुल भी दिमाग में प्रेशर देके ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। और यदि तुमने रटने की कोशिश करी तो तुम्हारा तो बंठा ढार यानी कि बेड़ा गर्क जो है वो हो ही जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो उड़न छू वाले चैप्टर हैं। आप रटने की कोशिश करोगे ये तुम्हें बार बार भुलाएंगे। तो इससे अच्छा है इन्हें अभी समझ लो, इन्हें बहुत प्यार से समझो और फील करो इस चैप्टर को, ठीक है। बिल्कुल उस टाइमलाइन में चले जाओ जब साइंटिस्ट उस समय खोज कर रहे होंगे कैसे कैथोड नलिका होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उस सिचुएशन तक ले जाने की कोशिश करूं, उस वैसा आपके दिमाग में चलचित्र बनाने की कोशिश करूं ताकि आप लोग फील कर पाओ। तो ये प्रयोग उस समय चल रहे थे कि परमाणु जब अविभाज्य है तो उस पर अपरमाणविक कण, यानी कि पहले तो जो सबसे पहला तो यही जब फैराडे ने प्रयोग किया होगा कि आयन कैसे बने, धातु की खोज ऐसी हुई थी। जैसे कि आज जो हम पीरियोडिक टेबल में धातुएं देखते हैं वो हम्फ्री डेवी ने कुछ धातुएं हम्फ्री डेवी ने खोजी थी, कुछ प्रकृति में मौजूद थी, कुछ मानव द्वारा निर्मित है ना। तो यही सारे प्रयोग जो है पहले हम्फ्री डेवी ने करे, फिर उन्होंने
फेराडे को लेके आए और फेराडे ने काफी सारे प्रयोग करे, जो प्रयोग अपन अभी देख रहे थे वैद्युत अपघटनी वाला प्रयोग, तो उससे फिर वो चीजें कैथोड नलिका पे शिफ्ट हुई और फिर जे थॉमसन ने कैथोड नलिका का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज करी। कैसे करी ये बात का विषय है, ठीक है। और इन्होंने अपने परमाणु मॉडल का नाम भी दे दिया। इनके परमाणु मॉडल के नाम भी आते हैं, आपने पढ़ा होगा 10वीं में और 9वीं में 10वीं में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इनका जो मॉडल है वो है पाम पुडिंग मॉडल, है ना। पाम पुडिंग मॉडल, आप इसे इस नाम से कम जानते होंगे, आप इस नाम से ज्यादा जानते होंगे, तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अब ये खोज हुई, उसके बाद में रदरफोर्ड का प्रयोग आया। रदरफोर्ड ने ये बोला था, सम्मान से लेना चाहिए नाम, कि रदरफोर्ड ने ये बोला था कि हमारा जो परमाणु है वह है जैसा हमारा सौर मंडल होता है ना। सौर मंडल कैसा होता है, हमारा सौर मंडल कैसा होता है, हमारा सौर मंडल जो है वो ऐसा होता है कि बीच में आपका सन होगा, बीच में हमारा सन होगा और इसके आसपास जो है वो जैसे हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ये वाली बात करी रदरफोर्ड ने, ये वाली बात करी रदरफोर्ड ने, सही बात है, ये उन्होंने कह दिया। अब इनकी थ्योरी पर क्या सवाल उठे उस पर, हालांकि अपन बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, चूंकि जनरल इंट्रोडक्शन है, हमें बेस क्लियर करना है, किन ने क्या बोला था इस पर बात करनी। तो लोगों ने ये कहा कि भाई साहब ठीक है, आप ये बात बताओ, ये यहां से घूम रहा है तो ये कब तक ऐसे घूमेगा। जस्ट लाइक आपने किसी लकड़ी पे बॉल को बांधा है और आप घुमा रहे हो, तो रस्सी का साइज धीरे धीरे कैसा होगा, कम होगा। या आप उसकी गति को भी कम करते हैं, आप उसकी बॉल के घूमने की गति को भी कम करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल नीचे ड्रॉप हो जाएगी, होगा। तो यही वाली बात लोगों ने कहा कि यदि ऐसा ये घूम रहा है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज को आकर्षित करेगा एक टाइम तक, और उसके बाद में ये जो ऋण आवेश है वो इसके अंदर मिल जाएगा, और प्लस और माइनस आयन जब आपस में मिलेंगे तो पूरा परमाणु उदासीन हो जाएगा, या हम ये कहें कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये कहकर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को जो है वो खारिज कर दिया गया। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ये परमाणु मॉडल की कमियों में गिना रहा हूं, हालांकि अपन करेंगे ना बात आगे। फिर बोर साहब आए, कौन आए, बोर साहब। बोर का परमाणु मॉडल, और ये मॉडल थोड़ा सा क्लियर था बाकी लोगों के मॉडल से, और ये कहा गया कि ये हाइड्रोजन परमाणु पर पूर्ण रूप से सही है। हाइड्रोजन परमाणु या फिर उन परमाणु या आयनों के लिए बिल्कुल सही है जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल एक है। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर ये जो आपका बोर मॉडल है ये पूरी तरह से सही था। उन्होंने बिल्कुल बताया कि ठीक है, नाभिक बीच में ही होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं, इनका वेग जो है वो निश्चित होता है, यहां से यहां तक की दूरी यह भी बिल्कुल एक निश्चित होती है, इस पर जो आवेश है वह भी निश्चित होता है, सारी चीजें बिल्कुल निश्चित होती है। क्वांटाइज वर्ड जो है इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है कि क्वांटाइज होती है सारी चीजें, और ये हाइड्रोजन परमाणु पर पूर्ण रूप से उन्होंने ये भी बता दिया था कि जब परमाणु ऊर्जा रिसीव करते हैं, जब परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये उच्च ऊर्जा स्तरों पर चले जाते हैं, और जब वापस उस ऊर्जा को छोड़ते हैं तो ये निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, और जब ये वापस आते हैं तो ये अलग अलग प्रकार की तरंगे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अलग अलग प्रकार की तरंगे। उन्हीं तरंगों को आप आगे रेडियो तरंगे बोलोगे, है ना। रेडियो तरंगे, गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ये सारी चीजें उस समय चल रही थी। सोचो कितनी उन्नत तकनीक नहीं थी, परंतु लोग अपनी इमेजिनेशन का पावर करके सारी चीजें करते थे, प्रयोग कर करके। आजकल तो खैर हमारे पास में एआई आ चुका है, एआई डेटाबेस का भंडार है, और उस डेटा पे यदि आप कोई भी क्वेश्चन डालते हो तो एआई सारे रिजल्ट आपको खोल के दे देता है। परंतु उस समय नहीं था एआई,
उस समय ह्यूमन का जो ब्रेन था, वो सोचने की शक्ति जो थी, उससे इमेजिन करके ये सारी चीजें निकाल के लाते थे। ठीक है, फैराडे ने काफी सारे प्रयोग किए यही तरंगों से रिलेटेड, और उन थ्योरीज को, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हम पढ़ते हैं, उन थ्योरीज को मैक्सवेल ने अपनी किताब में लिखा आगे विस्तृत रूप से। तो काफी इंटरेस्टिंग खोज उस समय हुई थी। ठीक है, तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन की कैसे। आज जो मैंने आपको क्लास मतलब आज जो हमने लेक्चर लिया, इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो थी ये आपको नोट करना है। आज मैंने आपको कुछ भी नहीं लिखवाया, परंतु अपन लिखेंगे अभी। अभी ऐसे नहीं है कि नहीं लिखेंगे। और और बता दूं कि जो हमारी एप्लीकेशन है सरल एकेडमी वाली, वहां पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, 1, 2 और 3 तक के केमिस्ट्री के नोट अपलोड हो चुके हैं, और भी आगे के कर दूंगा मैं जल्दी से। अभी जो है लेटेस्ट, जो इस साल जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उन्हें जो नोट्स बनवाए गए थे, कुछ कुछ पेज वो छोड़ देते हैं वैसे, तो वो सारी चीजें हम अपलोड कर चुके हैं। जिन्हें नहीं मालूम, तो वो सरल एकेडमी की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। सही है। तो अपरमाणविक कणों की खोज, उसमें सबसे पहले आप डालोगे इलेक्ट्रॉन की खोज, है ना। अपरमाणविक तत्व में सबसे पहला जो खोज है वो आप डालोगे किसकी किसकी खोज हुई थी सबसे पहले जो खोजा गया था, वो खोजा गया था इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जो खोजा गया था वो कहां खोजा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज। खोज करने वाले कौन थे, तो यहां पर लिख देना जे जे थॉमसन। किसने खोजा था, जे थॉमसन ने। ठीक है, ये आपको लिख लेना है, इसके बाद की थ्योरी अपन लिखते हैं। जे थॉमसन ने खोजा था। कैसे खोजा था, क्या प्रयोग था वो, तो यहां पर आप लिखोगे प्रयोग का नाम, ऐसे करके प्रॉपरली जमा के देखो। अलग अलग प्रकार से सभी लोग बताएंगे, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। प्रयोग जो था वो था कैथोड नलिका प्रयोग। क्या था प्रयोग का नाम, आप यहां पर लिखोगे कैथोड नलिका प्रयोग। कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले चलो मैं ले लूं प्रॉपरली, क्या हमारे पास में ट्यूब वाला ऑप्शन है, वी हैव अ ट्यूब ऑप्शन। चलो लेट्स ट्राई, आई होप इट विल बी वर्क। संभावना तो है कि ये काम कर जाए। चलो, काम तो कर रहा है, इस प्रकार से कर रहा है। ठीक है, जैसे भी करें, अपन इसे सेलेक्ट करते हैं, इसके मार्क हटाते हैं और इसे थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से लाते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कोई शेप है हमारे पास में जो इस पे ऐड होगा। चलो लेट्स सी। चलो हमारे पास में ये है, ये हमने ड्रॉ किया, इसे सेलेक्ट किया, इसे रोटेट किया, और बड़े मजे के साथ इसे यहां पर ऐड कर दिया। ऐसे करके देखो प्रॉपरली ओहो, ये क्या हो गया दोस्त। इसे सेलेक्ट करना है और इसे यहां पर लेके आना है वापस। इसे अपन ऐसे रोट कर, कैथोड नलिका का प्रयोग सीखना पड़ेगा ना। तो मैं जैसा बुक में लिखा है कि एक्चुअली हुआ क्या था, यहां पर अपन ने ला लिया। मैं प्रॉपरली शेप का प्रयोग करके ही तुम्हें कैथोड नलिका बना के दिखाता हूं। मार्क हटाओ सबसे पहले, ये इस प्रकार की हमारी कैथोड नलिका है। यार ये हॉटस्पॉट क्यों ऑन है हमारे फोन का, ये हमारी कैथोड नलिका है। अब हमें क्या करना है, हमें शेप ड्रॉ करने हैं।
ऐसे सेलेक्ट करो, मार्क हटाओ, कलर चेंज करो, कलर करो इसका ऑरेंज, ये जाएगा यहाँ पर ऐसे, इसकी कॉपी बनाओ और इसे भेज दो यहाँ पर। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा येलो कर दो, ठीक है, प्रॉपरली अच्छा दिखना चाहिए ना। ये बात, हालांकि मैं उठा सकता था ये उधर से, उतना ध्यान नहीं रहा मुझे कि हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं, वो याद ही नहीं आया कि कॉपी हो सकता है ये। इस वजह से आपको भी बनाना है, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है प्रॉपरली, वैसे ही बना लीजिएगा। और नोट्स पे मैंने तो बनवाया है वैसे अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को, ताकि उन्हें समझ में आए कि क्या होता है। चलो बढ़िया, ये इसे यहाँ से कनेक्ट कर दो, इसे ऐसे। इतना अच्छा बाकी की सारी चीज़ें चल रही है ऐसे। इन दोनों के मार्क हटा देते हैं, ये पहले का मार्क हट गया, ये दूसरे का मार्क हट गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो बुक में ना एक्चुअली इधर साइड पे नेगेटिव चार्ज लिया गया है, यहाँ पर नेगेटिव लिया गया, यहाँ पॉजिटिव लिया गया। ये है एनोड, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये है कैथोड, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ माइनस चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर लिखोगे आप कैथोड और यहाँ पर लिखोगे एनोड, ऐसे करके। अब धारा जब प्रवाहित हुई बेटा, जब धारा प्रवाहित हुई तो ये देखा गया कि धारा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आयन से धन आयन की ओर बहते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, तो वो यहां पर आए होंगे। और यहां पर आने के बाद में, चूंकि यहां पर क्या है, निर्वात है, ये क्या है, निर्वात। ये प्रयोग वायु में उपस्थित नहीं होता, निर्वात में होता है। तो यहां पर से कुछ किरणें निकली, चलो किरणें के लिए कैन वी हैव ऑप्शन, चलो यहां पर से ऐसी किरणें निकली, और ये जो किरणें हैं, ये एनोड की तरफ आने लगी। कैथोड से कहां से आने लगी, एनोड की तरफ। माइनस आवेश थे धन आवेश की ओर, चूंकि इलेक्ट्रॉन किस ओर जाते हैं, माइनस से धन की ओर, तो ये किरणें भी माइनस से धन की ओर जाने लगी। चूंकि ये कैथोड की साइड से निकली, हमारे कैथोड इलेक्ट्रोड से निकली, तो इन किरणों को कैथोड किरण कहा गया। क्या कहा गया बेटा, कैथोड किरण कहा गया। और इस नलिका को भी कहा गया कैथोड नलिका। क्या कहा गया इसे, कैथोड नलिका। यहां माइनस आवेश था, यहां प्लस आवेश था, इलेक्ट्रॉन इस ओर आए, तो कौन सा ऐसा स्पीसीज जो है वो धन आयन की ओर आकर्षित होता है। ये बात पहले से पता थी लोगों को, तो उन्होंने बोला माइनस आयन। तो ये मान लिया गया कि इन कैथोड किरणें जो है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और यही वाली बात आपकी बुक में लिखी गई है कि कैथोड नलिका के कुछ प्रयोग किए गए। दो तरह की नलिकाएं आपकी बुक में बनी हुई है, और उन्हीं के बारे में, कैथोड किरणों के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, तो वो आप एनसीईआरटी से देख लेंगे, या फिर कल जो हमारा लेक्चर होगा उस पे अपन इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कैथोड नलिका प्रयोग मैंने आपको समझाने की थोड़ी सी नॉर्मल जनरल ब्रीफिंग दी है। कल अपन कैथोड किरणों के बारे में पढ़ेंगे और द्रव्यमान अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सरल एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए। रोज आइए, रोज पढ़िए, रोज अपना नॉलेज एनहेंस करिए। और आज फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू मैडम की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। हमें यहां पर यदि लिखें, तो यदि आप बना लिए होंगे तो यहां पर लिख लेना इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा। ये जो है ये वैद्युत धारा के, आगे पढ़ोगे आप ये सब, वैद्युत धारा की दिशा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से मुलाकात होगी इसी चैप्टर के साथ में। रोज आओ, तब जाके चैप्टर समझ में आएगा। एक दिन में समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगा कि एक छोटा सा टॉपिक लगा लिए और हमें समझ में जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। केमिस्ट्री जो है वो सीक्वेंस पे चलती है, तो रोज आना है ना। बार बार ये की बात बोलूंगा, रोज आओ, भले मेरी क्लास में नहीं आओ, कहीं